गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। स्टडी पॉइंट आपके लिए लेकर आए हैं आपके जेके बैंक का एग्जाम जो है पीओ एसोसिएट के लिए, उसके लिए कौन की क्लासेस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हमारा बेसिकली फर्स्ट एक डेमो लेक्चर रहेगा जो एक शॉर्ट रहेगा, जिसमें मैं आपको आज सिखाऊंगा थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन की टेक्निक्स और ट्रिक्स क्या है। जो आपका सिंप्लीफिकेशन वाला जो पोर्शन है, इट कवर्स अराउंड 30 to 40% ऑफ योर बैंकिंग सिलेबस, प्री और मेंस बोथ में। काफी सारे चैप्टर्स हैं जो आपके सिंप्लीफिकेशन से लिंक्ड है, जैसे आपका परसेंटेज का आपका चैप्टर है, आपका रेशियो में सिंप्लीफिकेशन यूज होता है, नंबर सिस्टम में एचसीएफ एलसीएम के जो क्वेश्चंस आते हैं वो सब आपके सिंप्लीफिकेशन से ही आपके सॉल्व होते हैं। तो जो सिंप्लीफिकेशन बेसिकली है, इसको सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पहले से ही आनी चाहिए, आप एक ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो जल्द से जल्द टाइम में आप उसको सॉल्व कर सकें। क्योंकि बेसिकली आप जो भी क्वेश्चन आएंगे बैंकिंग के एग्जाम में, उनको आपको एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में ही खत्म करना है। ऐसा नहीं है कि आपके पास 2 घंटे या 3 घंटे का वक्त है। आपके पास जो भी क्वेश्चन है आपके अकाउंट के सेक्शन में, उनको आप एक लिमिटेड आपको एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में ही आपको खत्म करना है। तो इसमें क्या रहेगा, जो आपका सिंप्लीफिकेशन है, सबसे पहले आपको टेबल्स लर्न करने चाहिए। 1 to 30 आपको टेबल्स लर्न करने चाहिए, आपको स्क्वायर्स लर्न होने चाहिए, आपको क्यूब्स लर्न होने चाहिए, ये नंबर का क्या क्यूब है, ओके। आपको बॉड मास पता होना चाहिए। यू शुड बी अवेयर अबाउट डिजिटल सम, और आपको रेसिप्रोकल्स जो है वो लर्न होने चाहिए, ताकि आप जल्द से जल्द जो है कम से कम टाइम में अपने सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सके। सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहला जो आपका चीज आता है वो होता है बॉड मास, ओके। बॉड मास जो है, इसके कुछ रूल है। रूल्स क्या है बॉड मास के, कि सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। V stands for vinculum, okay. B for remove brackets, O of, D division, M multiply or multiplication, A for addition and S for subtraction। तो एक प्रॉपर सबसे पहले V को हटाया जाता है, फिर ब्रैकेट को, फिर ऑफ को, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट। तो जब इसी प्रोसेस को आपको फॉलो करना है आपको हर एक बॉड मास के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसमें मैक्सिमम बच्चों को कोई परेशानी नहीं होती। सबसे ज्यादा जो परेशानी होती है वो क्वेश्चंस होते हैं जैसे डिजिटल सम के। अब ये डिजिटल सम होता क्या है, इस पे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं आपके। डिजिटल सम क्या होता है, इट इज द सम obtained by after adding all the digits of any given number consecutively. For example, आपके पास एक नंबर है, मान लीजिए 568, ठीक है। तो इसका डिजिटल सम क्या होगा, 5 + 6 + 8 क्या होता है, 5 + 6 + 8, 5 + 6 is 11, 11 + 8 is 19, तो 1 + 9 that is 10। तो 10 जो है वो इसका डिजिटल सम है। तो डिजिटल सम पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ कैसा क्वेश्चन बनता है डिजिटल सम पे। और काफी क्या मैक्सिमम बैंक एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन पूछा जाता है 326 × 890, आपको ऑप्शंस दिए गए होंगे, जैसे ए ऑप्शन होगा आपका 291140, बी ऑप्शन होगा आपका 290
100, सी ऑप्शन है आपका 290140, डी ऑप्शन है आपका 293990। अब क्या करेंगे, हम इसको लेंगे सबसे पहले। ओके, तो 326 है। ओके, 326, इसको प्लस कर दीजिए। 3 + 2 + 6 कितना होता है? इक्वल टू 5, 5 + 6 11। ओके, और वैसे ही 890, 8 + 9 कितना होता है? 9 + 8 होता है 17। ये 1 + 1, यहाँ पे 1 + 7, ये होता है 2 × 8। 2 × 8 कितना होता है? होता है 16। तो आ गया 1 + 6, वो आ गया फिर आपका 7। अब जिस नंबर का यहाँ पे डिजिटल सम 7 आएगा वो आपका आंसर होगा। आप करके देख लीजिए। 2 + 9 is 11, 11 + 1 12, 12 + 1 13, 13 + 4 17, तो 1 + 7 होता है आपका 8। 9 + 2 11 और 1 12, 12 होता है आपका 1 + 2, तो 3 आ गया। 9 + 2 11, 11 + 1 12, 12 + 4 16, यानी 1 + 6 आपका 7 आ गया। 2 + 9 11, 11 + 3 14, 14 + 9 होता है आपका 23, 23 + 9 हो गया आपका 32, यानी 3 + 2 तो आपका 5। तो 7 जो आया आपका ये आपका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। क्यों कि इसका डिजिटल सम जो है वो 7 आता है। और आप अगर आप अपने कैलकुलेटर पे भी इसको करेंगे या मोबाइल के कैलकुलेटर को देखेंगे, 326 × 890, इसका आंसर आपका आएगा 290140। तो डिजिटल सम इसे ही कहते हैं। और आपके मैक्सिमम जो सिंप्लीफिकेशन का जो पार्ट होगा आपका इस डिजिटल सम से ही सॉल्व हो जाता है। इसके अलावा डिजिटल सम के अलावा आपका एक और टॉपिक है जो आपको आना चाहिए, उसको बोलते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर किससे डिविजिबल है, दैट इज डिविजिबिलिटी टेस्ट। जब हम लाइव जुड़ेंगे अपनी क्लासेस में, हम इस पे जरूर बात करेंगे कि कौन सा नंबर डिविजिबल बाय 2 है, कौन 5 है, कौन 6 है, कौन 4 है, कौन 8 है, कौन 9 है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने के लिए, डिविजिबिलिटी स्टेप। और कुछ बेसिक चीजें होती है जो बच्चों को पता होनी चाहिए, जैसे कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या होता है, व्हाट इज ऑड नंबर, व्हाट इज इवन नंबर, व्हाट इज प्राइम नंबर, व्हाट इज को प्राइम, व्हाट इज कंपोजिट नंबर। तो ये सब नंबर जो है ये भी आपको पता होने चाहिए कि क्या कौन कौन से नंबर कौन कौन से होते हैं। प्लस और एक बेसिक सा फॉर्मूला है, जैसे आप कभी डिवाइड करते होंगे, यहाँ पे कोई भी नंबर ले लीजिए 82, यहाँ पे भी कुछ ले लीजिए x y, ठीक है। ये जो x होता है y क्या है आपका, दैट इज कोशेंट। ओके, ये x क्या है आपका, दैट इज जिससे डिवाइड आप कर रहे हैं, दैट इज डिवाइजर। ये नंबर क्या है, डिविडेंड। और जो नीचे आता है यहाँ पे वैल्यू कोई भी, उसको आप बोलते हैं रिमाइंडर। ओके, तो इसका क्या फॉर्मूला बना, इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है आपका डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो ये एक फॉर्मूला भी है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। काफी क्वेश्चन इससे भी सॉल्व हो जाते हैं। डिविडेंड आपको क्वेश्चन में पेपर में आता है कि वन नंबर इज प्रूव दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय दिस, और यहाँ आता है कि कोई एक नंबर है उसमें कुछ एडिशन हुआ है या सब्ट्रैक्शन हुआ है, तो उस नंबर्स में आपको ये डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे, आपका वो नंबर आ जाता है। वहां पे पूछा जाता है कि आप नंबर बताइए कि कौन किससे डिवाइड हुआ, या कभी उसमें पूछा जाता है कि रिमाइंडर बताइए, कभी पूछा जाएगा डिवाइजर बताइए। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला है जिससे आपको सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं जो आपके डिवीजन के ऊपर आपसे पूछे जाते हैं। डिवीजन के बाद सबसे बड़ी बात आती है रेसिप्रोकल्स की। मैंने पहले भी बताया कि आपको लर्न करने पड़ेंगे रेसिप्रोकल्स के। क्या होता है, सबको 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 का वैल्यू पता है, बट क्या आपको 1/7 का वैल्यू पता है, क्या आपको 2/7 का वैल्यू पता है? तो ये वैल्यूज आपको पता होने चाहिए, पहले से आपको लर्न करने पड़ेंगे ताकि आप एग्जाम में इसको इजीली सॉल्व करें।
तो 1.7 का वैल्यू होता है 0.14285, ओके, और 2.7 जो होता है वो होता है 0.287, ठीक है। ऐसे ही आपको वैल्यूज लर्न करने पड़ेंगे। 3/7 है, 5/7 है, ओके। तो जैसे 2/8 होता है, 2/8 क्या होता है 1/4, 1/4 का वैल्यू आपको पता है 0.25। तो ये कुछ वैल्यूज अगर आप लर्न कर लेंगे, आपका क्या इससे क्या हो जाएगा, आपके कैलकुलेशन जब आप सॉल्व करते हैं तो उस टाइम पे आपको बहुत इजी पड़ेगा आपको आंसर लाने में। नहीं तो क्या होगा, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा उस टाइम एग्जाम में। आपके पास हार्डली एक क्वेश्चन जो आपका मैथ्स का आता है, एक क्वेश्चन उसको सॉल्व करने का आपके पास, मुझे लगता है आपको स्पीड अच्छी होगी। आपको स्पीड बनानी है। स्पीड आपकी कब बनेगी, जब आप उसको रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे उसी क्वेश्चन की, उसी टेक्निक की, उसको अलग अलग तरीके से नहीं सॉल्व करेंगे, जो आपको बताया जाए उसी वे में उसको प्रैक्टिस किया जाए। आपकी स्पीड अप होनी चाहिए। बेसिकली बैंकिंग एग्जाम के इट्स ऑल अबाउट स्पीड एंड योर नॉलेज। आपको कितना आता है मैथ्स और कितनी आपकी स्पीड है उसको करेक्टली सॉल्व करने की, आपकी एक्यूरेसी कितनी है, एक्यूरेसी मैटर्स हियर, ओके। इन बैंकिंग एग्जाम एक्यूरेसी ही सबसे इंपॉर्टेंट है, प्लस आपकी स्पीड। आपकी एक्यूरेसी भी बढ़नी चाहिए और आपकी स्पीड भी बढ़नी चाहिए। जब आपके पास ये दोनों चीजें हो जाएंगी तो कोई माई का लाल नहीं है जो आपकी सिलेक्शन रोक सके टीओ और एसोसिएट में होने से। तो एक क्वेश्चन है आपके पास हार्डली 20, 25, 30 सेकंड्स है। 30 सेकंड्स में करेक्टली सॉल्व करने के लिए आपको छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए कि 1/7 का वैल्यू क्या होता है, 2/7 का वैल्यू क्या होता है, जिससे आप इजीली उसको सॉल्व कर सके। और सबसे बड़ी बात जो क्वेश्चन बच्चों को दिक्कत आती है, कभी कभी उनको एचसीएफ और एलसीएम करने में टाइम लगता है। तो ये दिक्कत भी अपनी क्लासेस में क्लियर करेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम को इजीली कैसे सॉल्व किया जाए। काफी सारे मेथड्स हैं, जैसे फैक्टराइजेशन मेथड है, इसको कैसे इजीली सॉल्व किया जाए फैक्टराइजेशन मेथड से, या क्या बोलते हैं इसको, डिवीजन मेथड भी है, डिवीजन मेथड से कैसे इसको सॉल्व किया जाए। तो ये मेथड्स यूज करके हम एचसीएफ और एलसीएम भी इजीली जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, बड़े इजी वे में इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर सबसे बड़ी बात आती है, और टॉपिक है जो सिंप्लीफिकेशन से ही जुड़ा हुआ है, दैट इज परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज जो है टॉपिक आपका, ये जो कुछ टॉपिक्स होते हैं ना, जैसे परसेंटेज आपका टॉपिक है, रेशियो आपका टॉपिक है, ओके, देन सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, जो आपके ये वाले टॉपिक्स हो गए, ओके, मिक्सचर, ये सब क्वेश्चंस आपको डेटा इंटरप्रिटेशन में भी काम आएंगे। आपका जो पीओ के सिलेबस में डीआई का पार्ट भी है, डेटा इंटरप्रिटेशन का, तो डेटा इंटरप्रिटेशन में ये सब चीजें बहुत काम आती है। तो आपको बेसिकली अगर आप परसेंटेज अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं, रेशियो अच्छे से करते हैं, ये वाले क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं, तो आपका डीआई बहुत इजीली आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आपकी कोई गलती नहीं होगी। क्योंकि अगर आपको इन वाले जो ये टॉपिक्स हैं इनमें प्रॉब्लम है, तो डीआई में आपको जरूर ही प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहले आपको इन टॉपिक्स पे मेहनत करनी चाहिए। इन टॉपिक्स पे जब आप मेहनत करेंगे तो डीआई में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम आज अपनी क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। तो बेसिक इंट्रो था मेरा कि हम आपको क्या क्या सिखाएंगे, इसमें आपकी कॉन्ट में क्या क्या होगा, किन किन बातों पे आपको फोकस किया जाएगा। और सबसे एक जो मैं इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ कि आप सब लोग, सब बच्चे क्या करें, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका और कोई सोल्यूशन ही नहीं है, कि आपको सबसे पहले टेबल्स लर्न करने हैं। टेबल्स 1 to 30 आप सब याद कीजिए। आप स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स याद कीजिए। 1 to 25 तो आपको ज़बानी याद होने चाहिए, स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट भी, और क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ये तीन चीजें जब आपको आती हैं तो आपकी कैलकुलेशन जो है वो और फास्ट हो जाती है। आप एक बड़े कम टाइम में अपने मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे इन तीनों चीजों को यूज करके। क्योंकि बैंकिंग में आपकी स्पीड बहुत मैटर करेगी और ये आपको स्पीड अप करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो मैं जो भी मेरे साथ जुड़ेंगे क्लासेस के लिए, तो मैं उनको बस एक ही सलाह देना चाहूंगा कि टेबल्स है, कुछ है, आप जहाँ पढ़ते हैं आपके स्टडी टेबल पे या कहीं पे भी आप उसको, तो आप इन टेबल्स को लिख लीजिए अपने स्टडी टेबल की वॉल पे, या आपके पास कुछ कार्डबोर्ड टाइप चीज है उन पे इसको चिपका दीजिए। क्योंकि जब भी आप इनको देखें, आपको टेबल दिखे आगे, आपको स्क्वायर रूट दिखे आपने आगे, आपको क्यूब रूट, जितना आप उस चीज को देखते रहेंगे, बार बार देखते रहेंगे, तो आपको चीजें याद होती रहती है। आप रोज उठेंगे, अपने टेबल में बैठेंगे, तो आपके सामने स्क्वायर और क्यूब रूट का चार्ट होगा। तो जब भी आपकी नजर कहीं और भटकेगी, आपकी दीवार की तरफ जाएगी, तो आपको हमेशा अपने ये स्क्वायर और क्यूब रूट अपने आगे
दिखेंगे, तो उससे क्या होगा, आपको बार बार वो दिखेंगे, आपको बार बार वो याद रहेंगे। आप बार बार ही उसको देखेंगे, बार बार जितनी बार देखेंगे उतनी बार आपको याद रहेगा कि हाँ इसका स्क्वायर रूट क्या है, इसका क्यूब रूट क्या है, और टेबल्स। ये तीन चीजों का कोई और मतलब इसके सिवा इसके ये आप नहीं करेंगे तो आपका, मैं नहीं बोलूंगा कि बैंकिंग में नहीं होगा या नहीं होगा, बट ये अगर आप करेंगे तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये सब चीजें करने के बाद आपके चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे कि आपके क्वांट में मैक्सिमम मार्क्स आ सके। और बाकी हम हैं यहाँ पे, हम आपकी हेल्प करेंगे। प्लस स्टडी पॉइंट की अभी एक बुक भी रिलीज हो रही है हमारी नई, जेके बैंक पीओ के लिए। हम अपनी जो हमारी फैकल्टी है इसमें ये बुक लिखी गई है, हमारे फैकल्टी मेंबर्स ने बुक लिखी है। जेके बैंक पीओ के लिए हमारी बुक आ रही है, जेके बैंक पीओ एसोसिएट के लिए हमारी बुक लॉन्च हो रही है राहुल पब्लिकेशन की। मे बी बाय दिस मंथ एंड, जून के महीने के अंत में हमारी ये बुक आ जाएगी जेके बैंक पीओ की, बाय स्टडी पॉइंट। राहुल पब्लिकेशन की बुक रहेगी। इस बुक में आपका मैक्सिमम आपको आपके क्या बोलते हैं टेस्ट पेपर्स भी आपको रहेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी रहेंगे, प्लस आपको सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी मिलेंगी, अनसॉल्व्ड एग्जांपल्स भी है जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि आपका जो प्रैक्टिस हो, क्योंकि बेसिकली बैंकिंग एग्जाम में जितना आप प्रैक्टिस करेंगे एक एक चीज को, उतनी ही आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट हियर। तो ये हमारी बुक आ रही है, आप ये भी ले सकते हैं, इससे भी आपको काफी ज्यादा हेल्प होगी। तो थैंक यू। मैं चाहूंगा कि आप हमारे साथ और जुड़े आगे हमारी पेड क्लासेस के लिए। थैंक यू।